हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम वर्ल्ड में। और मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका। ये करंट अफेयर्स की पत्रिका है और नवंबर 2021 का संस्करण जो बुक आया था ये उसका डाटा का बनाया गया है, कंप्लीट डाटा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और आने वाले एग्जाम में ये आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक राष्ट्रीय घटनाक्रम से। इसमें पहला टॉपिक है गुजरात में भी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन और भूपेंद्र पटेल को नए मुख्यमंत्री बनाए गए। देखिए, 11 सितंबर को जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था विजय रूपाणी, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। ठीक है, और 13 सितंबर को मतलब 2 दिन बाद भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ये हुआ यूं कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ये पार्टी का आंतरिक कारण था और 2022 के जो इलेक्शंस होने वाले हैं विधानसभा के, उसको मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, और अगर देखा जाए अब भूपेंद्र पटेल के बारे में, तो देखिए ये 59 वर्षीय हैं, पट्टीदार समुदाय से हैं और ये पहली बार ही 2017 में ही ये राजघाट लोरिया सीट से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, ये पहली बार था, 2017 में ही ये निर्वाचित हुए थे और 2021 में इन्हें मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। देखिए, उसके बाद 16 सितंबर को मंत्रिपरिषद का गठन हुआ जिसमें 24 मंत्री बनाए गए, 10 कैबिनेट मंत्री और 14 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और देखा जाए तो जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि वर्तमान में आपको उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनके घनिष्ठ सहयोगी माने जाने वाले थे ये भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और अभी जो गुजरात के राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, 13 सितंबर को आचार्य देवव्रत ने इनका शपथ ग्रहण कराया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पंजाब में कांग्रेस सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी। तो देखिए, 18 सितंबर 2021 को विधानसभा के जो नए चुनाव होने वाले हैं, एक्चुअली होने वाले हैं ये अभी 4 माह बाद, लेकिन 18 सितंबर को हुआ यूं कि जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और 20 सितंबर को मतलब 2 दिन बाद दलित समुदाय के जो चरणजीत चन्नी हैं उन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया गया। राहुल गांधी की पसंद की पहली बार वहां दलित समुदाय से चरणजीत चन्नी को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, एक है सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरे हैं ओपी सोनी। और पंजाब के जो राज्यपाल हैं वो हैं श्री बनवारी लाल पुरोहित। देखिए, और ये कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के गुटों के जो तालमेल है उसको बिठाने के लिए ऐसा किया गया था कि चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, इसमें आगे देखिए तो 28 सितंबर को नवजोत सिंह सिद्धू ने, जो कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण कि वो नई सरकार में कुछ फैसले जो ऐसे थे जिसमें वो असहमत रहे और नई सरकार में दबदबा बना पाने में असफल रहे। ठीक है, और देखा जाए तो अमरिंदर सिंह जो हैं वो नई पार्टी का गठन और किसी अन्य पार्टी के गठबंधन की संभावना भी बनी हुई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग जारी की गई। तो देखिए, ये 9 सितंबर 2021 को महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, चिकित्सकीय एवं प्रबंधन संस्थान सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग जो है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जारी की। ठीक है, ऑल इंडिया रैंकिंग में निम्नलिखित 5 विभिन्न मानकों के आधार पर यह प्रदान की गई है। वो 5 मानक अगर देखा जाए तो पहला है आपको टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्चेज, ये 30% को माना गया है। फिर आपको रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस को 30% माना गया है और ग्रेजुएशन आउटकम को 20% माना गया है। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को 10% माना गया है और परसेप्शन को 10% माना गया है। ये कुल 100% हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंडिया रैंकिंग में जो ओवरऑल श्रेणी में पहले 5 स्थान हैं। ठीक है, ओवरऑल श्रेणी में जो पहले 5 स्थान हैं उसमें पहला है आपको आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट टॉपिक है उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग जारी की गई है। देखिए, तो 9 सितंबर 2021 को
महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग, चिकित्सकीय और प्रबंधन संस्थानों के सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों का वर्ष 2021 का अखिल भारतीय रैंकिंग जो है वो जारी किया गया है शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑल इंडिया रैंकिंग है उसको 5 विभिन्न मानक के आधार पर प्रदान किया गया है। वो 5 मानक क्या हैं? तो पहला है आपको टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, उसको 30% माना गया है। फिर दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30%। तीसरा है ग्रेजुएशन आउटकम, इसको 20% माना गया है। चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ये है 10%। और पांचवा है परसेप्शन 10%। ठीक है, अब इसको एक चीज़ और देखा जाए तो ये रैंकिंग जो है, इंडिया रैंकिंग जो निकाला जा रहा है शैक्षणिक संस्थानों का, उच्च शैक्षणिक संस्थानों का, ये पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है, उससे पहले इसे नहीं किया जाता था। ठीक है, और इंडिया रैंकिंग 2021 नाम से ये रैंकिंग मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के तहत निर्धारित की गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इंडिया रैंकिंग। अगर ओवरऑल श्रेणी में देखें तो ओवरऑल श्रेणी में जो प्रथम 5 स्थान है, तो पहला स्थान है आपको IIT मद्रास का, स्कोर रहा 86.76 और ये लगातार तीसरा वर्ष है जब IIT मद्रास प्रथम स्थान पर है। फिर दूसरे स्थान पे है इस बार IIT बैंगलोर 82.67 के साथ। फिर तीसरे स्थान पे है IIT बॉम्बे, स्कोर रहा 82.52। चौथे स्थान पे है IIT दिल्ली और पांचवें स्थान पे IIT कानपुर। ठीक है, अगला श्रेणी देखें। अगला श्रेणी है आपको यूनिवर्सिटी वर्ग में। तो यूनिवर्सिटी वर्ग में जो प्रथम 3 स्थान रहा, पहला है आपको IISc बेंगलुरु, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि यूनिवर्सिटी के वर्ग में प्रथम स्थान पर रहा, बेंगलुरु। ठीक है, फिर है आपको JNU दिल्ली, फिर तीसरा है BHU वाराणसी। इस तीनों के बारे में अगर देखें तो इससे पहले भी 2019 और 2020 में ये इंडिया रैंकिंग में तीनों विश्वविद्यालय का जो रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर ही थे। ठीक है, 2019 और 2020 में भी। अब इंजीनियरिंग वर्ग में देखें 3 स्थान, तो पहला है आपको IIT मद्रास, जो कि ओवरऑल रैंकिंग में भी पहले स्थान पे है। फिर दूसरा है IIT दिल्ली और तीसरा है IIT बम्बई। ठीक है, इसमें भी अगर देखें तो पिछले वर्ष 2020 में और उससे पहले 2019 में, इन दोनों साल में भी रैंकिंग में पहला 3 स्थान इन्हीं तीनों का था। ठीक है, फिर है कॉलेज वर्ग में देखते हैं। कॉलेज वर्ग में अगर 3 स्थान देखें टॉप 3, तो पहला है आपको मिरांडा हाउस दिल्ली का, फिर दूसरा है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी नई दिल्ली के हैं, फिर तीसरा है लोयला कॉलेज चेन्नई, ये कॉलेज वर्ग में है टॉप 3। और अगर मिरांडा हाउस के बारे में देखें तो मिरांडा हाउस जो है ये पिछले 5 वर्षों से, लगातार 5 वर्षों से ये शीर्ष स्थान पर है कॉलेज वर्ग में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फार्मेसी वर्ग। इसका भी 3 स्थान देखा जाए तो पहला है आपको जामिया हमदर्द नई दिल्ली में, दूसरा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तीसरा है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी। ठीक है, ये 3 है। अब इसमें देखा जाए तो फार्मेसी वर्ग में जो जामिया हमदर्द है ये भी आपको लगातार 3 वर्षों से पहले स्थान पे है। फिर आपको देखते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट वर्ग में। मैनेजमेंट वर्ग में अगर 3 स्थान देखें तो पहला है आपको IIM अहमदाबाद, फिर दूसरा है IIM बेंगलुरु और तीसरा है IIM कोलकाता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। अगला श्रेणी देखें वास्तुकला वर्ग में, तो पहला है आपको IIT खड़गपुर, दूसरा है IIT रुड़की और तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। अब देखें विधि संस्था वर्ग में टॉप 3। विधि संस्था में अगर देखा जाए तो पहले स्थान पर है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है, फिर दूसरा है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली का और तीसरा है नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद का, यह है विधि संस्थान में। फिर आपको आता है मेडिकल संस्थान वर्ग में अगर 3 स्थान देखें तो पहले स्थान पे है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली की है, फिर दूसरा है PGI चंडीगढ़ और तीसरा है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ये मेडिकल संस्थान हो गए। फिर अब देखते हैं हम लोग दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में देखा जाए तो पहला है आपको मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी का, फिर डॉक्टर VI पाटिल विद्यापीठ पुणे का और फिर है तीसरा सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई का। फिर आपको अनुसंधान यानी रिसर्च वर्ग में देखें टॉप 3, जो कि इसी वर्ष शामिल किया गया है रिसर्च श्रेणी को। इससे पहले रिसर्च श्रेणी को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इस बार पहली बार है कि रिसर्च को भी इसमें
शामिल किया गया है। तो रिसर्च में अगर 3 टॉप देखा जाए तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, फिर दूसरा है आईआईटी मद्रास और तीसरा है बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जमीन से आकाश में मार करने वाली एमआर-सैम मिसाइल की पहली फायरिंग यूनिट वायुसेना को सौंपी गई। एमआर-सैम का फुल फॉर्म है आपको मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, देखिए 9 सितंबर 2021 को एमआर-सैम मतलब कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली की पहली फायरिंग यूनिट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में डीआरडीओ द्वारा तत्कालीन वायुसेना जो प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया उनको सौंपा गया। राजस्थान के जैसलमेर जिले में वायुसेना के 2204 स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया गया। निर्माण जो इसका देखा जाए तो है कि देश के एमएसएमई सहित निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ ये तालमेल कर डीआरडीओ के द्वारा जो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है उसके सहयोग से इसको बनाया गया था। अब इस मिसाइल का खासियत यह है कि ये मिसाइल जो है वो खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर रेंज में कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में सक्षम है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखा जाए तो 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुरुआत किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। ठीक है, अगर देखें हम लोग तो 15 अगस्त 2020 की बात कही जाए तो उस समय स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन किया था उसमें इसका जिक्र किया था। अब देखा जाए इस मिशन के तहत क्या क्या शामिल है तो इसमें है कि देश के नागरिकों को डिजिटल हेल्प आईडी प्राप्त हो सकेगा जिससे हर नागरिक का स्वास्थ्य का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ डिजिटल होगा, डिजिट हो गया है, मैं इसको पीडीएफ में करेक्ट कर दूंगा, डिजिटल रूप से उसे सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, फिर स्वास्थ्य संबंधी जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसको खोने का झंझट नहीं रहेगा क्योंकि लोग इलाज कराते हैं फिर अपने जो डॉक्टर के पुर्जे होते हैं उसको कहीं खो देते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो उसे खो देते हैं, इसलिए उसका एक स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। उस स्वास्थ्य कार्ड के जरिए वो रिकॉर्ड आपको डिजिटल रूप से सेव रहेगा जिससे कि किसी भी पेशेंट का जो मेडिकल हिस्ट्री जानना काफ़ी आसान हो सकेगा। ठीक है, अब देखिए रोगियों का डिजिटल परामर्श भी उपलब्ध हो सकेंगे और रोगियों द्वारा जो चिकित्सकों को अपना पुराना चिकित्सक का जो पुर्जा है, जो पुराने चिकित्सक का जो दस्तावेज हैं उसको दिखाने में आसानी हो सकेगी। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो श्री मनसुख मांडविया हैं उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का यह कदम देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को बदल देगा और सभी नागरिक के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है सतह से आकाश में मार करने वाले आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण। ठीक है, ये आकाश प्राइम का सफल परीक्षण हुआ है। देखिए 27 सितंबर को सतह से आकाश में मार करने वाली जो नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल है उसका एक नया संस्करण आकाश प्राइम उसका सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। अब देखा जाए जो परीक्षण स्थल था तो वो उड़ीसा के तट के निकट जो एकीकृत परीक्षण रेंज है आईटीआर, ठीक है, वहाँ से किया गया इसका परीक्षण और इसका जो निर्माण करता है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। अब देखा जाए इसमें जो आकाश प्राइम में चेंजेस लाए गए, पहले आकाश मिसाइल था, अब उसे आकाश प्राइम मिसाइल में तब्दील किया गया है। तो उसमें आपको देखा जाए आकाश प्राइम में तो सक्रिय रेडियो फ्रीक्वेंसी से युक्त इसे किया गया है और कुछ अन्य सुधार भी इसमें लाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मध्याह्न भोजन योजना, मतलब जो पहले था मिड डे मील स्कीम उसका नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री पोषण योजना किया गया। तो देखा जाए तो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को पका हुआ खाना उपलब्ध कराने वाली वर्षों पुरानी जो मध्याह्न भोजन योजना थी उसका नाम अब बदल दिया गया है और वो किया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में इसे जारी रखेगी और केंद्र सरकार खाद्यान्न पर लगभग 45,000 करोड़ की अतिरिक्त लागत का वहन करेगी। इसमें आगे देखा जाए तो इस प्रकार का जो योजना है
इस योजना का जो कुल बजट है वो है 1,30,794.90 देश भर में 11.20 लाख विद्यालयों में ये कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले जो 11.80 करोड़ बच्चे हैं, 11.80 करोड़ बच्चे, उसको इस योजना में शामिल किया गया। ठीक है। अब पूर्व प्राथमिक मतलब जो प्री प्राइमरी कक्षा था, प्री प्राइमरी कक्षाओं व बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी योजना का विस्तार किया जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांसीसी वायुसेना से हटाए जा चुके 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदने के लिए अनुबंध। ठीक है। देखिए, भारत सरकार जो है वो फ्रांसीसी वायुसेना से जो हटाए जा रहे हैं 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000, उस विमान को खरीद रही है। ठीक है। एक्चुअली वो विमान उड़ाने लायक नहीं है। भारत सरकार के पास भी मिराज 2000 है, भारत सरकार के पास लगभग 50 मिराज 2000 विमान है। अब उनके मेंटेनेंस के लिए ये विमान खरीदे जा रहे हैं। मतलब जिस कंपनी ने इसे बनाया है, मतलब डसाल्ट एविएशन जो कंपनी है फ्रांस की, उसके द्वारा ये मिराज 2000 बनाया गया, लेकिन उसके प्रोडक्शन बंद होने के कारण अब उसके पुर्जे वगैरह भी बनने बंद हो गए हैं। ठीक है। जो उसके पार्ट्स हैं वो सभी बंद हो गए। तो भारत सरकार के पास जो पहले से मिराज है 50, अब उसके मेंटेनेंस के लिए क्या किया गया है कि वहाँ से जो रिटायर्ड जितने भी 24 सेकेंड हैंड मिराज हैं, उसको भारत सरकार ने इसलिए खरीदा है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके ये अपने विमान को ठीक रखने के लिए। ठीक है। मतलब अपने विमान में अगर कुछ खराब होगा तो इन 24 विमानों से वो पुर्जों को निकालकर इसमें लगा दिया जाएगा। ठीक है। इसके लिए 27 मिलियन यूरो का अनुबंध किया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। चलिए मूव करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जिसमें पहला है कि अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोषणा। देखा जाए तो 7 सितंबर 2021 को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतरिम सरकार की घोषणा की। सत्ता पर कब्जा करने के साथ अफगानिस्तान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान तालिबान ने घोषित कर दिया। ठीक है। अफगानिस्तान का नाम क्या कर दिया है? इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। अब देखा जाए तो 33 मंत्रियों में से जो 17 हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है। मतलब इनके मंत्रिमंडल में ऐसे 33 जो मंत्री हैं, उसमें से 17 जो हैं वो यूएनओ के द्वारा आतंकवादी पहले से घोषित हैं। अब अंतरिम सरकार देखते हैं। अंतरिम सरकार में जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है वो बनाया गया है मुल्ला हसन अखुंद को। ये तालिबान के संस्थापक मुल्ला मोहम्मद उमर के बेहद करीबी है। फिर नेक्स्ट है आपको उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत में तालिबान का नेतृत्व किया था और टाइम पत्रिका ने इसे वर्ष के सर्वाधिक प्रभावशाली हस्ती में भी इन्हें शामिल किया है। और दो उप प्रधानमंत्री हैं, एक है आपको मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरा है मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी। चलिए इसके आगे मंत्रिमंडल देखा जाए। नेक्स्ट है आपको गृह मंत्री। गृह मंत्री बने हैं सिराजुद्दीन हकानी। ये हकानी नेटवर्क के संस्थापक के पुत्र हैं। फिर नेक्स्ट है आपको रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब। तालिबान के संस्थापक जो मुल्ला मोहम्मद उमर है उनके पुत्र हैं। आपको विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। फिर आपको उप विदेश मंत्री जो नाम है अब्बास स्टेनिकज़ई। देखा जाए तो ये भारत के देहरादून स्थित मिलिट्री एकेडमी में सैन्य परीक्षण प्राप्त किया था और कुछ दिन पूर्व कतर में स्थित जो भारतीय राजदूत के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें इन्होंने ही तालिबान की ओर से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के साथ व्यापार वो चालू रखना चाहते हैं। ठीक है। पिछले मंथ के प्रतियोगिता दर्पण आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने इस बात को मेंशन किया था। अब देखा जाए उच्च शिक्षा मंत्री, तो उच्च शिक्षा मंत्री बने हैं अब्दुल बनी हकानी। फिर है दूरसंचार मंत्री, ये हैं नजीबुल हकानी। फिर है सेंट्रल बैंक के कार्यवाहक निदेशक, तो ये बने हैं हाजी मोहम्मद इदरिस। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। देखिए 11 सितंबर को ये वार्ता हुई, नई दिल्ली में संपन्न हुई
और जो ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व किए थे वो विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया के थे मेरिसे पायने और रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन। और भारत का नेतृत्व करने वाले विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब इन दोनों में जो चर्चा हुई तो चर्चा में कहा गया कि जो पारस्परिक महत्व है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा दोनों देशों ने की। और ये पहली ही वार्ता थी, 2+2 वार्ता पहली वार्ता थी। पारस्परिक महत्व को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो चर्चा होनी है, ये दोनों देशों के बीच ये पहली 2+2 वार्ता हुई है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल विश्व में आतंक फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए, ये चर्चा में बात हुई है। फिर है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि क्वाड एक ऐसा मंच है जहां 4 अपने लाभ और विश्व के लाभ के लिए सहयोग करने आए हैं। वर्तमान समय में वैक्सीनेशन, आपूर्ति श्रृंखला, शिक्षा तथा संपर्क जैसे मुद्दे पर यह केंद्रित है। ठीक है। और देखा जाए तो इस मीटिंग में यह भी कहा गया है कि जो चीन ने इन चारों देशों के गठबंधन को नाटो, एशियाई नाटो कहा था, इसे भी नकारा गया है। ठीक है। अब देखा जाए तो दोनों के बीच जो 2+2 वार्ता थी वो प्रति 2 वर्ष में कम से कम एक बार संपन्न होने पर इन दोनों ने सहमति व्यक्त की है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। आगे है कि जो बढ़ती हुई समुद्री चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में समुद्री स्वास्थ्य एवं संरक्षण के मामलों में सहयोग बढ़ाने को सहमति दोनों पक्षों में रही है। आगे है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहल का समर्थन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया ने इसका समर्थन किया है। फिर दक्षिण चीन सागर के मामले में सभी देश के लिए नियम जो आधारित गतिविधि का आह्वान दोनों पक्षों के द्वारा किया गया। फिर रक्षा क्षेत्र में देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र के विकास पर दोनों पक्षों ने विशेष बल दोनों पक्षों ने दिया। फिर आपको मालाबार संयुक्त अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी दोनों पक्षों में स्वागत किया गया। फिर रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने में रुचि दोनों पक्षों ने व्यक्त की है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण के क्षेत्र में तनाव। देखा जाए तो 11-12 सितंबर 2021 को उत्तर कोरिया ने परमाणु शस्त्र ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की जो क्रूज मिसाइलें हैं उसका परीक्षण किया। उत्तर कोरिया मीडिया के अनुसार मिसाइल का जो मारक क्षमता है वो है 1500 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने ये कहा है कि मिसाइल का मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। और परीक्षण के कुछ घंटे के बाद ही देखा जाए तो दक्षिण कोरिया ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। 2 दिनों के बाद उत्तर कोरिया ने 2 अन्य बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया और इस बार ट्रेन से उन्होंने परीक्षण किया, मतलब लॉन्च पैड जो है वो ट्रेन को बनाया। उत्तर कोरिया का जो ट्रेन है, मतलब वो रेलवे जो है वो काफ़ी मजबूत है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसएक्स के इंस्पिरेशन 4 मिशन की सफलता से निजी तौर पर अंतरिक्ष यात्रा हेतु मार्ग प्रशस्त। देखिए 16 सितंबर 2021 को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने 4 आम नागरिकों को अपने पूर्णतः निजी इंस्पिरेशन 4 मिशन के तहत 3 दिन तक सैर कराई। देखा जाए तो पृथ्वी से ये 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर थे और अंतरिक्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है उससे भी 160 किलोमीटर ज़्यादा ऊंचाई पर थे। ठीक है। फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए भेजा गया था क्रू ड्रैगन रेजिलेंस कैप्सूल में इन अंतरिक्ष यात्रियों को और फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी गई थी। अब देखा जाए उन 4 यात्रियों को तो एक थे जेरेड आइजैकमैन, ये 38 वर्षीय अरबपति हैं जेरेड आइजैकमैन। दूसरा है हेली अर्सेनाक्स, ये 29 वर्षीय कैंसर रोगी रही थी। ठीक है। फिर है क्रिस सैम्ब्रोस्की, ये 42 वर्षीय डाटा इंजीनियर है। और चौथा है सियान प्रॉक्टर, 51 वर्षीय सामुदायिक कॉलेज शिक्षक हैं। ठीक है। पूरा खर्च जो है वो आइजैकमैन ने उठाया था, जेरेड आइजैकमैन, और लगभग $20 करोड़ उन्होंने खर्च किए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री अपने ही देश के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन पर 90 दिन के प्रवास के पश्चात धरती पर लौट गए। देखिए 17 सितंबर 2021 को चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है तियांगोंग, वो 90 दिन के प्रवास के पश्चात 3 चीनी यात्री जो है चीनी अंतरिक्ष यात्री वो धरती पर सकुशल लौटे हैं।
ठीक है, 90 दिनों के बाद वो सकुशल लौट गए हैं। तियोनगोंग नाम का ये अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पृथ्वी की निचली कक्षा में 340 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये निर्माणाधीन है। ठीक है, देखा जाए इसके बारे में एक बात, तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS, उस परियोजना में चीन को शामिल न करने का नासा का जो निर्णय था, उसी के बाद चीन ने अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का योजना बनाया था। ठीक है, जिसको 340 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह निर्माणाधीन है अभी भी। अब देखा जाए वो तीनों जो वापस आए हैं, तो एक्चुअली वो 17 सितंबर को वापस आए हैं, और वो 17 जून को, यानी 3 महीने पहले 17 जून को वो तीनों जो चीनी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको लेकर सेंजो बाड़ा यान से लॉन्ग मार्च 21 रॉकेट के जरिए गोबी रेगिस्तान से उड़ान भरी थी। ठीक है, और गोबी रेगिस्तान में ही इन्हें वापस उतारा भी गया है। अब नेक्स्ट देखा जाए तो योशिहिदे सुगा के त्यागपत्र के पश्चात फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री। ठीक है, जापान के नए प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। अब देखा जाए तो फूमियो किशिदा जो हैं वो 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की। योशिहिदे सुगा अभी सितंबर 2020 में ही प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने बैठे थे, लेकिन अब सितंबर 2021 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1 साल से भी कम रहे, 1 साल से पहले उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से संपन्न। तो देखिए 9 सितंबर को ब्रिक्स देशों का ये 13वां शिखर सम्मेलन जो है वो भारत की मेजबानी में ऑनलाइन संपन्न हुआ। ब्रिक्स देश जो हैं वो 5 देश हैं। ब्रिक्स में आपको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। ठीक है, जिसका थीम था ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेटर एंड कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, जिसको हिंदी में कहें तो ब्रिक्स @15 निरंतर समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने ये 4 जो सी था, जिसमें आपको कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन, कोऑपरेशन एंड कंसेंसस है, उसको ब्रिक्स भागीदारी का मजबूत सिद्धांत बताया है। ठीक है, ये 13वां शिखर सम्मेलन था जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की थी। और इससे पहले अगर देखा जाए तो भारत ने अब तक 2 बार अध्यक्षता की है ब्रिक्स की, और ये तीसरा अवसर था जब भारत ने अध्यक्षता की है ब्रिक्स की। 2 बार जो की थी, एक था 2012 में, फिर एक है 2016 में, और इस बार 2021 में। ठीक है, अब देखा जाए आगे तो ब्रिक्स द्वारा विकसित नेशनल डेवलपमेंट बैंक, कंटेजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और एनर्जी रिसर्च कॉरपोरेशन प्लेटफॉर्म आदि पर चर्चा इस शिखर सम्मेलन में हुई है। ठीक है, इसमें आगे है कि कोरोना और अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई है, और कृषि क्षेत्र में सहयोग पर कार्य योजना 2021 से 24 और इनोवेशन कार्य योजना 2021 से 24 के अतिरिक्त ग्रीन पर्यटन पर सहमति घोषणा पत्र में व्यक्त की गई है। ठीक है, और आगामी जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो 2022 में होगा, और ये चीन में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन हेतु अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक नया गठबंधन आया है, ऑक्स। ठीक है, ऑक्स नाम का ये जो गठबंधन है, ऑक्स में आपको आ गया ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, देखिए 15 सितंबर को हुआ यूं कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया का एक नया त्रिपक्षीय गठबंधन ऑक्स की घोषणा तीनों देशों के द्वारा जारी की गई एक साझा बयान में लिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के राजनीतिक हित को आगे बढ़ाना, साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था बनाए रखना है। ठीक है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडेन, फिर आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, इनके द्वारा एक संयुक्त रूप से जारी किया गया घोषणा पत्र में किसी देश विशेष को लक्षित यद्यपि नहीं किया गया है। ठीक है, अब देखिए ऑक्स के तहत सैन्य क्षमता के साथ साथ इसमें आपको साइबर क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि क्षेत्र में भी तीनों देशों के सहयोग की बात की गई है।
देखिए इसमें आपको सैन्य क्षमता है, उसके साथ साथ साइबर क्षमता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये 3 चीज़ है, ठीक है। इसका सहयोग किया जाएगा, ठीक है। इसमें है कि अगले 18 माह में परमाणु ऊर्जा से संचालित 8 पनडुब्बियां अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को उसके तहत उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शंघाई सहयोग संगठन की राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की शिखर बैठक आपको दुशांबे में संपन्न हुई है। दुशांबे जो है वो तजाकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। और ये जो बैठक जो था वो 21वां बैठक था शंघाई सहयोग संगठन का, राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद का, और इसे हाइब्रिड रूप से आयोजित किया गया है, ठीक है। फिर आपको इसमें जो अध्यक्षता की थी वो महामहिम इमोमाली रहमोन ने की थी, जो कि ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। फिर भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। फिर आपको देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है, ठीक है। अब देखिए तो एससीओ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके परिषद के सम्मेलन में अफगानिस्तान की स्थिति पर खास तौर पर चर्चा की गई, ठीक है। फिर आपको एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद एससीओ और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन मतलब कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सीएसटीओ कहते हैं, उसके बीच अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ। और इसमें हुआ यूं कि सम्मेलन में स्वीकार किए गए घोषणा पत्र में अफगानिस्तान में सुरक्षा और स्थिरता की स्थिति में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया कि वहाँ की सरकार में समाज के सभी वर्गों और पंथों के प्रति निधित्व होना चाहिए, ठीक है। इससे अफगानिस्तान की स्थिति में सुधार में मदद मिलेगी। जिसे वर्तमान में देखा जाए तो तालिबान की जो अंतरिम सरकार है उसमें आपको 14 लोग ऐसे हैं जो यूएनओ के द्वारा आतंकी घोषित की जा चुकी हैं, ठीक है, आतंकी की सूचियों में है। चलिए, और इसमें एक भी और चीज़ है कि अफगानिस्तान का जो सरकार बना है अंतरिम सरकार, उसमें देखा जाए तो कोई भी महिला या फिर अल्पसंख्यक सिया हजारा समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र भी आयोजित किया गया था। फिर आपको देखा जाए नेक्स्ट कि प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ के इस क्षेत्र में आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता यानी जीरो टॉलरेंस पर एक आचार संहिता विकसित कर और अफगानिस्तान में ड्रग्स, हथियारों और मानव तस्करी के जोखिम पर प्रकाश डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की सूची जारी हुई है। देखिए 15 सितंबर को टाइम पत्रिका ने विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की वर्ष 2021 की अपनी सूची जारी की है, ठीक है। और ये सूची जो है एक्चुअली टाइम पत्रिका जो है वो अमेरिकी पत्रिका है, ठीक है। चलिए इसमें आगे देखें तो भारत की कुल हस्तियां जो शामिल हुई है टॉप 100 में वो 3 हैं। आपको एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और तीसरे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अदार पूनावाला। तो ये आपको कोविशील्ड जो वैक्सीन आया था कोरोना से, उसके वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। फिर देखिए टाइम पत्रिका की जो सालाना सूची में पायनियर्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, इन्वेंटर्स, टाइटन्स व आइकन्स की श्रेणी में अग्रणी लोगों को शामिल किया गया, ठीक है। देखिए तालिबान के जो सह संस्थापक हैं और तालिबान के जो उप प्रधानमंत्री हैं अभी सरकार में, जो है अब्दुल गनी बरादर को भी इस 100 व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। अब्दुल गनी बरादर ही हैं जो अमेरिका से उन्होंने बात की थी तालिबान मतलब अफगानिस्तान छोड़ने के लिए। फिर देखा जाए इनमें अन्य लोग जिन्हें शामिल किया गया है इस 100 में, उसमें है आपको ब्रिटनी स्पीयर्स, ये एक गायिका हैं। फिर नाओमी ओसाका आपको जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं। सी जिनपिंग आपको चीन के राष्ट्रपति हैं। प्रिंस हैरी और मेघन ये ड्यूक डचेस ऑफ सक्सेस के हैं आदि, ये सारे शामिल हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। देखिए 22 से 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा की, ठीक है।
अब देखा जाए तो भारतीय शिष्टमंडल में और कौन कौन शामिल थे, तो आपको विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल और विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल थे। ठीक है। फिर अगले ही दिन मतलब 24 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता कार्यक्रम निर्धारित थी और भारत अमेरिकी संबंधों को महत्वपूर्ण बताते हुए इस परिप्रेक्ष्य में ट्रेड, टैलेंट और टेक्नोलॉजी और ट्रस्टीशिप इन सब का उल्लेख किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है। फिर देखा जाए तो इसमें आपको आतंकवाद, कोविड-19, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र और H1B वीज़ा आदि मुद्दों पर भी इस पर चर्चा हुई। ठीक है, इस विषय पर चर्चा हुई है। चलिए आगे देखें। साथ ही साथ भारत में ड्रोन, 5G सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा आदि क्षेत्र में निवेश के सिलसिले में कुछ अमेरिकी कंपनियों की मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। फिर है कि इस यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने मोदी को 157 प्राचीन भारतीय कलाकृतियां तोहफे में दी हैं और ये 157 जो प्राचीन भारत के जो कलाकृतियां हैं वो आपको कभी चोरी हो गई थी या तस्करी से अमेरिका ले जाया गया था। ठीक है, ये वही सब चीज़ हैं और इसमें अधिकांशतः जो कलाकृतियां हैं वो आपको 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच की हैं। ठीक है, जिसे मोदी को वापस सौंपा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। तो देखिए 25 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में मोदी ने संबोधन किया। अब देखा जाए तो ये संबोधन जो था वो आपको 22 मिनट का था और हिंदी में इन्होंने संबोधन दिया। अब देखिए पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व को भारत की ताकत का एहसास कराया उन्होंने और कहा कि दुनिया का हर छठा व्यक्ति जो है वो भारतीय है। जब भारत बढ़ता है तो दुनिया बढ़ती है और जब भारत बदलता है तो दुनिया का कायाकल्प होता है। ठीक है। अब देखिए संकटग्रस्त जो अफगानिस्तान के लोगों की मदद करना सभी का कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कहा कि मानवता के संरक्षण, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित सभी जरूरतमंदों के लिए मदद के लिए संपूर्ण विश्व को आह्वान उन्होंने किया। ठीक है, सभी को कहा मतलब सभी देशों को इस मुद्दे पर उन्होंने प्रेरित किया। फिर देखा जाए तो भारतीय लोकतंत्र पर गर्व उन्होंने किया है। उन्होंने गर्व करते हुए कहा कि भारत जो है वो लोकतंत्र का जनक देश है क्योंकि लोकतंत्र का जो ताकत है वो भारत ने दिखाया। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की ताकत ये है कि एक स्टेशन पर चाय विक्रेता वहाँ का प्रधानमंत्री तक पहुँच गया। ठीक है। अब इसमें है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो सैन्य दखल बढ़ रहे हैं चीन की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि महासागर को साझा विरासत बताया और कहा कि समुद्री संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर इसमें कहा गया कि समुद्र को विस्तारवाद पर सभी तरह के लोगों को ओर से जो बचाने के लिए संपूर्ण विश्व को एकजुटता का आह्वान उन्होंने किया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन चारों का जो चतुर्भुज संगठन है क्वाड, उसका शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हुआ है। ठीक है, क्वाड का शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हुआ जब भारत अमेरिका की यात्रा पर था उसी दौरान। ठीक है। देखिए 26 सितंबर 2021 को अमेरिका में जो चार देश गए थे मतलब अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इनका क्वाड का जो बैठक है वो भी वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में संपन्न हुआ। ठीक है। क्वाड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। देखा जाए तो मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन संकट से निपटने, आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने, कोविड-19 और अन्य क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देने के मुद्दे इसमें मुख्यतः शामिल थे। फिर आपको जलवायु परिवर्तन, नौ परिवहन, बंदरगाह परिचालन में कार्बनीकरण को कम करने की प्रयास, स्वच्छ हाइड्रोजन तकनीक का प्रयोग करने,
जिम्मेदार और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता पर चर्चा हुई है। फिर है ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन गठबंधन का प्रस्ताव रखा गया। फिर अफगानिस्तान के मुद्दे पर तालिबान से अपील की कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 2593 का पालन करे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जिसमें पहला है कि 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए लघु बचतों पर ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं की गई है। ठीक है, ये लघु बचत जो दिखाया जा रहा है आपको, ये डाकघर के माध्यम से की जाने वाली जो लघु बचत है उसके ब्याज दरों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो 2020-21 की तीसरी तिमाही मतलब कि अक्टूबर से दिसंबर 2021 के लिए जो लघु बचत पर ब्याज दर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं की गई है डाकघर के द्वारा। और पिछले 6 तिमाही में मतलब कि 1 अप्रैल 2020 से अभी तक वही रेट बरकरार है। चलिए अब देखते हैं किस पे क्या बचत खाता पे कितना प्रतिशत है, तो वो है 4%। फिर आपको वरिष्ठ नागरिक योजना जो है उस पर आपको 7.4%। फिर 5 वर्षीय जो राष्ट्रीय बचत पत्र हैं उस पर 6.6%। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे 7.1%। फिर 5 वर्ष मासिक आय योजना पे 6.6%। किसान विकास पत्र पे 6.9%। सुकन्या समृद्धि खाते पे 7.6%। 5 वर्षीय रेकरिंग जमा पर 5.8% और 5 वर्ष सावधि जमा पर 6.7%। फिर आपको 2 वर्षीय, 1 वर्षीय या 3 वर्षीय जो सावधि जमा है उस पे 5.5 से 5.5% है। ठीक है, चलिए अगला देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2021 में मानसूनी वर्षा सामान्य रही। दीर्घकालिक औसत का 99% रहा मानसूनी वर्षा। देखिए, तो मानसून का जो मौसम है वो 1 जून से 30 सितंबर 2021 तक था और इसका समापन हो गया 30 सितंबर को। ठीक है, और इस सत्र में 87.0 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, अखिल भारतीय औसत है। ठीक है, और इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मौसम से प्राप्त की गई वर्षा सामान्य रही। इस वर्ष 99% वर्षा रही। कैसे? तो देखिए, जो दीर्घकालिक औसत है वो अगर 96 से लेकर 104% वर्षा रहे तो उसको सामान्य माना जाता है, और इस बार रहा है 87 सेंटीमीटर जो कि 99% के बराबर है। ठीक है, क्यों? तो 88 सेंटीमीटर जो होता है वो 100% होता है। 88 सेंटीमीटर वर्षा 100% में आता है और 87 सेंटीमीटर हुआ यानी कि 99% वर्षा रहा है, यानी कि 96 से 104 के बीच रहा है, इसलिए ये सामान्य कहा गया है। ठीक है, देखिए, भारत के जो 4 व्यापक समरूप क्षेत्र हैं वहाँ जो वर्षा दर्ज की गई है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो पूर्व व उत्तर पूर्व क्षेत्र में 88% वर्षा रही है। फिर उत्तर पश्चिम क्षेत्र में 96%। फिर मध्य भारत में 104% और दक्षिण भारत में 111% रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है कि 2021-22 में खरीफ उत्पादन में सामान्य में कृषि मंत्रालय की पहले अग्रिम अनुमान। देखा जाए तो 21 सितंबर 2021 को 2021-22 में देश में कृषिगत उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं और ये खरीफ उपज के संबंध में अग्रिम अनुमान है। ठीक है, केवल खरीफ उपज के बारे में दिया गया है। अब कुल खाद्यान्न देखा जाए तो कुल खाद्यान्न में आपको केवल खरीफ खाद्यान्न का अनुमान लगाया गया है इस बार मंत्रालय के द्वारा, तो उसमें रहा है 150.50 मिलियन टन और ये रिकॉर्ड स्तर है। जिसमें चावल का भी अनुमान रिकॉर्ड स्तर है 107.04 मिलियन टन। फिर मोटा अनाज आपको 34 मिलियन टन, मक्का 21.24 मिलियन टन, दलहन 9.45 मिलियन टन, तूर 4.43 मिलियन टन, तिलहन 23.39 मिलियन टन, सोयाबीन 12.72 मिलियन टन और मूंगफली आपको 8.25 मिलियन टन। फिर कपास 36.22 मिलियन गांठें, और इसका जो एक गांठ होता है कपास का वो होता है 170 किलोग्राम। ठीक है, एक गांठ का वजन। फिर आपको पटसन और मेस्ता जो कि 9.61 मिलियन गांठें अनुमानित है, और पटसन और मेस्ता का जो गांठ का वजन होता है वो होता है 180 किलोग्राम प्रति गांठ।
फिर आपको गन्ना, गन्ना मिलियन टन में देखा जाए तो 419.25 मिलियन टन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है विपणन वर्ष 2022-23 के लिए रबी उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा हुआ है। तो देखिए 13 सितंबर 2021 को विपणन वर्ष 2022-23 का, यहाँ विपणन वर्ष जो है वो 2022-23 है, लेकिन जो फसल वर्ष है वो 2021-22 है। ठीक है, उसके रबी उपज का एक एमएसपी की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखा जाए उसमें फसल में, रबी फसल में, तो आपको गेहूं में 40 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है एमएसपी में, और ये इनको 100% का प्रतिफल दे रहा है। ठीक है, फिर आपको जौ जो है उसमें सबसे कम मतलब 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, और इससे इसको 60% का प्रतिफल मिल रहा है। फिर उसी तरह से चना है, चना में 130 रुपये वृद्धि की गई है प्रति क्विंटल, और 74% का प्रतिफल हो रहा है। फिर आपको मसूर देखा जाए तो मसूर आपको 400 रुपये वृद्धि हुई है प्रति क्विंटल, और रेपसीड सरसों में भी 400 रुपये वृद्धि हुई है प्रति क्विंटल, लेकिन रेपसीड सरसों का अनुमान जो है उससे आपको इसमें प्रतिफल 100% हो रहा है, और मसूर में 79%। ठीक है, फिर देखा जाए आपको सैफ्लावर अगर देखा जाए तो इसमें आपको 114 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है, जो कि 50% का प्रतिफल दे रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड भंग, आयुध निर्माणियों की परिसंपत्तियां, स्टाफ व प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र की 7 नई कंपनियों के हवाले हो गई। अब देखा जाए तो 1 अक्टूबर 2021 को जो रक्षा मंत्रालय के एक आदेश के तहत सशस्त्र सेनाओं के लिए गोला बारूद, वस्त्र, बुलेट प्रूफ वाहन, सुरंग प्रतिरोधी वाहन और ऐसे अन्य विभिन्न उत्पादों के उत्पादन के लिए उत्पादन, परीक्षण और अनुसंधान करने तथा सेनाओं के लिए उनकी आपूर्ति करने वाला जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको भंग कर दिया गया है, और इसकी परिसंपत्ति, कर्मचारी और जो प्रबंधन तंत्र को सार्वजनिक क्षेत्र के 7 नई निगमित कंपनियों में हस्तांतरित किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको सातों अगर वो कंपनी देखी जाए तो आपको है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा है एटमार्ट व्हीकल्स निगम लिमिटेड, फिर तीसरा है एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, चौथा है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, फिर पांचवा है यंत्रा इंडिया लिमिटेड, छठा है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, और सातवां है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 कंपनियों में उसकी जो परिसंपत्ति, कर्मचारी और प्रबंधन तंत्र था उनका हस्तांतरित किया गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियां मतलब अपॉइंटमेंट्स में। तो अपॉइंटमेंट में पहला है कि कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल मतलब NCLAT, इसका जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, नए अध्यक्ष, वो है न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल। फिर है भारतीय वायुसेना के नए प्रबंधक यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो बनाए गए हैं वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और इन्हें 3 वर्ष के लिए मतलब सितंबर 2024 तक के लिए इन्हें बनाया गया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ। फिर आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष, ठीक है, नए होगा, नए अध्यक्ष जो बने हैं वो है इकबाल सिंह लालपुरा। फिर है मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं, तो वह हुए हैं मुनु महावर। फिर है ओमान में भारत के नए राजदूत जो नियुक्त हुए हैं वो है अमित नारंग। फिर है एनसीसी के नए महानिदेशक, तो वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल। फिर है राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित हुए हैं, तो वो हैं रणेंद्र सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। नियुक्तियों में 4 नए राज्यपाल भी नियुक्त हुए हैं, जैसे मणिपुर राज्य के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन, तमिलनाडु राज्य के नए राज्यपाल हैं RN रवि, और पंजाब राज्य के जो नए राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, ये सेवानिवृत्त हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। फिर आपको नागालैंड के जो नए राज्यपाल बने हैं वो है प्रोफेसर जगदीश मुखी,
ये अतिरिक्त प्रभार में है। चलिए आगे देखें। अब मूव करते हैं हम लोग पुरस्कार सम्मान में। इसमें पहला है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020। ठीक है, तो देखिए 18 सितंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। अंग्रेजी व नेपाली सहित 24 भाषाओं में विभिन्न कृतियों की घोषणा की गई है। पुरस्कार के तहत 50-50 हजार की राशि दी गई है। अनुवादक के जो जीत रहे हैं उनको ये 50-50 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई है। प्रमुख विजेता देखा जाए तो वो है थिरुकुरल, तमिल की पुस्तक है, उसका अनुवाद किया गया है हिंदी में। इसका अनुवाद किया है टी.एस. राघवन। ठीक है, और इनके लेखक जो पहले थे, मतलब तमिल में जो लेखक थे वो थे तिरुवल्लुर। अब हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया है तो अनुवादक है टी.एस. राघवन। फिर नेक्स्ट है आपको घचर घोचर, जो कि कन्नड़ है। ठीक है, कन्नड़ पुस्तक है, इसके लेखक थे विवेक सनभाग, और इसको अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है श्रीनाथ पेरूर के द्वारा। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट है 8 साहित्यकारों को साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता। तो देखिए 18 सितंबर 2021 को साहित्य अकादमी ने इसको प्रदान किया है और इसका घोषणा किया गया है 18 सितंबर 2021 को। देखा जाए तो महत्तर सदस्यता जो है वो साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है और विशेष विद्वता प्राप्त साहित्यकारों को ही दिया जाता है। अब देखा जाए उन सभी के नाम, तो पहला आपको विनोद कुमार शुक्ल, जो कि हिंदी के हैं कवि हैं। फिर आपको दूसरे हैं स्वामी रामभद्राचार्य, ये संस्कृत से हैं। फिर तीसरे हैं एम लीलावती, ये आपको मलयालम से हैं। फिर डॉक्टर तेजवंत सिंह गिल, ये पंजाबी किताब के साहित्य कवि हैं। फिर आपको रस्किन बॉन्ड, जो कि अंग्रेजी के हैं। फिर आपको सुरेंदु मुखोपाध्याय, ये बांग्ला से हैं। फिर डॉक्टर भालचंद्र नेमाडे, ये मराठी से हैं। और अंतिम है इंदिरा पारसारथी, जो कि आपको तमिल से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान के हिंदी सेवी सम्मान 2018। देखा जाए तो 22 सितंबर 2021 को केंद्रीय हिंदी संस्थान के हिंदी सेवी सम्मान 2018 जो है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास एवं प्रचार प्रसार हेतु मानव संसाधन मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान, जो कि आगरा में स्थित है, उसके हिंदी सेवी सम्मान योजना के वर्ष 2018 का पुरस्कार का घोषणा किया गया है। देखा जाए तो इसमें कुल 12 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है और जिसमें 26 हिंदी सेवियों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, 12 श्रेणी में है। पहला श्रेणी आपको आता है गंगा शरण सिंह पुरस्कार। इसमें आपको 4 लोगों को यह पुरस्कृत किया गया है। तो ये दिखाया जा रहा है कि हिंदी प्रचार प्रसार एवं हिंदी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको पहला है श्रीमती के श्रीलता, जो कि केरल के हैं। फिर दूसरा है श्री बलवंत ज्ञानी, जो कि गुजरात से हैं। फिर तीसरा है श्री एल.बी. श्रीधरन, ये तमिलनाडु से है। और चौथा है श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र, जो कि उड़ीसा से हैं। ठीक है, फिर इसमें अगला श्रेणी जो है वो है आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है वो 2 लोगों को दिया गया है और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो दिया जाता है वो हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। 2 लोग जिन्हें दिया गया है, पहले है आपको श्री अनंत विजय, जो कि बिहार के हैं। फिर दूसरा है हेमंत शर्मा, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला श्रेणी है आत्माराम पुरस्कार। इसमें भी 2 लोगों को दिया गया है। आत्माराम पुरस्कार जो है वो आपको विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अब ये दिया गया है श्री कृष्ण कुमार मिश्र को, जो कि जौनपुर उत्तर प्रदेश के हैं, और श्री प्रेमवत शर्मा को, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। फिर आपको है सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, दो लोगों को दिया गया है। सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, जो कि सृजनात्मक और आलोचनात्मक क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन के लिए दिया जाता है और ये दिया गया है श्री बाल स्वरूप राही को, जो कि दिल्ली के हैं। फिर आपको दूसरा है श्री माधव कौशिक, जो कि हरियाणा के हैं। और अगला श्रेणी है महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार और ये दिया गया है 2 लोगों को, जिसमें पहला है आपको
श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जो कि मध्य प्रदेश से हैं, और दूसरा है जयप्रकाश चंडीगढ़ से। और महापंडित राहुल सांकृत्यायन जो पुरस्कार है वो हिंदी माध्यम से ज्ञान के विविध क्षेत्र, पर्यटन एवं पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। अगला श्रेणी है स्वामी विवेकानंद पुरस्कार। ये 2 लोगों को दिया गया है स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, और ये दिया जाता है भारत विद्या यानी इंडोलॉजी के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। 2 लोग में आपको है, एक मध्य प्रदेश के श्री मनोज श्रीवास्तव और दूसरे हैं सुश्री सरोज बाला जो कि पंजाब की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला श्रेणी देखा जाए तो वो है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन पुरस्कार। 2 लोगों को दिया गया है। हिंदी विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है, जिसमें पहला है आपको श्री हाइंस वर्नर वैसलर जो कि जर्मनी से हैं। फिर दूसरा है श्री शरण गुप्ता वीर सिंह, ये श्रीलंका के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको पद्म भूषण डॉक्टर मोटुरी सत्यनारायण पुरस्कार। ये दिया गया है 2 लोगों को। आवासी भारतीय विद्वान को विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार और लेखन कार्य के लिए दिया जाता है। 2 लोग हैं, एक है स्वामी संयुक्तानंद जो कि फिजी के हैं, फिर दूसरा है श्रीमती मृदुला कीर्ति, ये अमेरिका में है। फिर नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार। ये भी 2 लोगों को दिया गया है जो कि कृषि विज्ञान और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और इसमें है आपको श्री जीत सिंह जीत दिल्ली के, और दूसरे विजेता हैं श्री रविंद्र सेठ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है आपको अंतिम श्रेणी, वो है दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार भी 2 लोगों को दिया गया है। कला, संस्कृति एवं विचार की भारतीय चिंतन परंपरा के क्षेत्र में उल्लेखनीय लेखन के लिए दिया गया है। ठीक है, और यहाँ जो 2 लोगों को दिया गया है, पहला है मध्य प्रदेश के श्री सच्चिदानंद जोशी के बाद दूसरे आते हैं श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी राजस्थान के। चलिए नेक्स्ट देखें। कुल 12 श्रेणी थे, जिसमें फिर आपको 11वां में है पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार। मदन मोहन मालवीय पुरस्कार भी 2 लोगों को दिया गया है, और ये शिक्षा शास्त्र एवं प्रबंधन में हिंदी माध्यम के उल्लेखनीय लेखन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट श्रेणी है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार। 2 लोगों को दिया गया है। विधि एवं लोक प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी भाषा में उल्लेखनीय लेखन कार्य के लिए दिया जाता है, जिसमें आपको गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हैं श्री रमेश चंद्र नागपाल। ठीक है, और दूसरा है लखनऊ उत्तर प्रदेश के श्री शैलेंद्र कुमार अवस्थी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021। देखा जाए तो 26 सितंबर 2021 को विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ठीक है, 11 चुनिंदा वैज्ञानिकों को CSIR के द्वारा जो वर्ष 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा की गई है। CSIR का फुल फॉर्म हो गया आपको काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका पुरस्कार और विजेता देखिए तो पुरस्कार है आपको बायोलॉजिकल साइंस मतलब जैविकी विज्ञान के डॉक्टर अमित सिंह, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी बेंगलुरु से हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर अरुण कुमार, ये IIT कानपुर से हैं, जिनको दिया गया है बायोलॉजिकल साइंस में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिर नेक्स्ट है आपको केमिकल साइंस यानी रसायन विज्ञान से, यहाँ भी 2 लोगों को दिया गया है। डॉक्टर कनिष्क विश्वास, ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से हैं, और दूसरा है डॉक्टर T गोविंद राजू, जो कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु से ये भी हैं। ठीक है, दोनों एक ही जगह के हैं जिन्हें रसायन विज्ञान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपको पृथ्वी, वातावरण, समुद्र एवं खगोल विज्ञान, ये दिया गया है डॉक्टर बिनोय कुमार सैकिया को, जो कि CSIR नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोरहाट से हैं। फिर नेक्स्ट है आपको इंजीनियरिंग विज्ञान। इंजीनियरिंग विज्ञान की श्रेणी में देवदीप मुखोपाध्याय IIT खड़गपुर के हैं, उन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अगला श्रेणी है चिकित्सा विज्ञान मतलब मेडिकल साइंसेज। इसमें 2 विजेता हैं, पहले हैं आपको डॉक्टर जीमोन पनियम माकल और दूसरे हैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। फिर नेक्स्ट है फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, तो इसके विजेता हैं डॉक्टर कनक शाह,
जो कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के लिए है। फिर आपको मैथमेटिकल साइंसेज यानी गणितीय विज्ञान में दिया गया है डॉक्टर अनीस घोष को और डॉक्टर साकेत सौरभ को। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020। तो देखिए 20 सितंबर 2021 को नर्सिंग के क्षेत्र में फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के जो विजेता चुने गए हैं वो है सैन्य नर्सिंग सेवा यानी एमएनएस के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एसवी सरस्वती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जिसमें पहला है ऑस्कर फर्नांडिस जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और राज्यसभा सदस्य जिनका 80 वर्ष की आयु में मंगलुरु में निधन हो गया है। नेक्स्ट है जीन पियरे एडम्स। फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जीन पियरे एडम्स जो है 39 वर्ष तक कोमा में रहे थे और उसके बाद 73 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है महंत नरेंद्र गिरी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र गिरी जो 20 सितंबर 2021 को उनकी प्रयागराज में स्थित बाघ बड़ी पीठ में रहस्यमयी परिस्थिति में निधन हो गई थी। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी उसमें ये जो खुद है वो पंखे से लटके पाए गए थे। इनका सब यानी महंत नरेंद्र गिरी का सब जो है वो पंखे से लटका पाया गया था और 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसमें उनका शिष्य है संत बलवीर गिरी, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाने की बात कही गई। ठीक है, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महेंद्र श्री हरिगिरी जो और उनके अन्य संत जो है इस सुसाइड नोट को नकारते हुए उनकी हत्या का संदेह व्यक्त किया है। अब मूव करते हैं हम लोग बुक्स की ओर, जिसमें पहला है 400 डेज। इसके लेखक हैं चेतन भगत। फिर नेक्स्ट है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। फिर नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ टाटा 1868 टू 2021। ठीक है, इसके लेखक हैं पीटर कैसी। फिर नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर। इसके लेखक हैं बिल गेट्स। फिर नेक्स्ट है आपको फेट्स एंड फ्यूरीज। इसके लेखक हैं लॉरेन ग्राफ। फिर नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इसके लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। चलिए आगे देखें। पुस्तक में अगला है बुकर पुरस्कार 2021 के लिए अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तक, मतलब जो शॉर्टलिस्ट किया गया पुस्तक है जिसको बुकर पुरस्कार 2021 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है वो 6 पुस्तक हैं और ये बुकर पुरस्कार की घोषणा जो होगी वो 3 नवंबर को की जाएगी। तो देखा जाए वो 6 पुस्तक कौन कौन है। तो पहला है अ पैसेज नॉर्थ जो श्रीलंका के हैं, लेखक अनुक अरुद प्रगाशम। इनके लेखक हैं श्रीलंका के। अ पैसेज नॉर्थ पुस्तक है। ठीक है, दूसरा है आपको द प्रॉमिस जिसके लेखक हैं डिमोन गालगत, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। फिर नेक्स्ट है नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस। इसके लेखक हैं उड जो है वो अमेरिका के हैं। फिर नेक्स्ट है आपको बिविल्डरमेंट के जो लेखक हैं वो हैं रिचर्ड पावर्स। फिर नेक्स्ट है आपको ग्रेट सर्कल के लेखक हैं मैगी सिप्स्टी जो कि अमेरिका के हैं। फिर द फॉर्चून मैन, इसके लेखक हैं नदीफा मोहम्मद, सोमालिया यूके के हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है विविध में पहला टॉपिक है फेलानिपो 2021। देखिए 25 से 30 सितंबर 2021 को जापान की इस अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी जिसका नाम था फेलानिपो 2021 का आयोजन किया गया और ये किया गया जापान के योकोहामा शहर में। ठीक है, और ये 10 वर्ष में एक बार आयोजित होता है जिसका थीम था सेलिब्रेटिंग 150 years ऑफ सर्विस डिलीवरिंग न्यू वैल्यू टुमारो। चलिए नेक्स्ट है संसद टीवी का शुभारंभ। तो देखिए संसद टीवी का शुभारंभ हुआ, इसमें लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी नाम से पहले 2 चैनल था, अब उसको मर्ज कर एक चैनल बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है संसद टीवी। और ये 15 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर इस संसद टीवी का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन किया गया है ये एम वेंकैया नायडू जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं और देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, फिर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संयुक्त रूप से इसका शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है खेलकूद में पहला है भारत इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला 2021।
ये 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला थी, जिसमें 5वां मैच, अंतिम मैच जो है वो अब 2022 में खेला जाएगा, जुलाई 2022 में। देखिए, हुआ यूं कि अगस्त सितंबर 2021 में भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया था। 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला थी, जिसमें 4 मैच संपन्न हुए और भारत 2-1 से आगे था। 5वां मैच के पहले भारतीय टीम के मुख्य कोच, गेंदबाजी कोच और फील्डिंग कोच कोविड पॉजिटिव होने के कारण उसे रद्द कर दिया गया था। विवाद यहाँ ये था कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसे 2-2 से बराबरी होने की बात कही थी, लेकिन बीसीसीआई जो है वो भारत की 2-1 से विजय का दावा कर रहा था। इसलिए इस विवाद को सुलझाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि जो 5वां मैच है टेस्ट सीरीज का, वो जुलाई 2022 में खेला जाएगा। और उस दौरे में आपको पहले जुलाई 2022 में जो भारतीय टीम इंग्लैंड जा रही है, दौरा करने वाली है, उसी में ये 5वां मैच अतिरिक्त रूप से खेला जाएगा और उस श्रृंखला का भी निर्णय किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान में ओडीआई और टी20 श्रृंखलाएं खेलने न्यूजीलैंड टीम के कार्यक्रम रद्द हो गए। तो देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर 2021 में 3 एक दिवसीय मैच और 5 टी20 मैचों की श्रृंखला खेलनी थी और न्यूजीलैंड का कार्यक्रम था। 17 सितंबर को रावलपिंडी में पहला ओडीआई मैच होना था, लेकिन मैच प्रारंभ होने के ठीक पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए न्यूजीलैंड टीम ने अपना ये दौरा रद्द कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपको आईपीएल 2021 में पहली हैट्रिक हर्षल पटेल ने बनाई। देखिए, आईपीएल में पहले भी हैट्रिक लग चुकी है विकेट, लेकिन ये जो पहला हैट्रिक इसलिए है कि 2021 के आईपीएल में ये पहला हैट्रिक था। ठीक है, आईपीएल के 14वें संस्करण में पहला हैट्रिक लगाया है हर्षल पटेल ने, जो कि रॉयल चैलेंजर्स के प्लेयर है, और ये 26 सितंबर 2021 को मुंबई इंडियंस के विरुद्ध बनाया था इन्होंने। फिर आईपीएल के इतिहास में एक्चुअली ये 20वां हैट्रिक है। जब हर्षल पटेल ने आईपीएल में हैट्रिक लिया तो वो 17वें गेंदबाज बन गए। ठीक है, और एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन, मतलब एक ओवर में 37 रन देने का रिकॉर्ड भी हर्षल पटेल के नाम है, और इसमें रविंद्र जडेजा ने एक ओवर में 37 रन मारे थे 25 अप्रैल 2021 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी ओपन टेनिस 2021। देखा जाए तो 30 अगस्त से 13 सितंबर तक न्यूयॉर्क में खेला गया। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें जो विजेता और उपविजेता रहे, तो पुरुष एकल में जो विजेता रहे वो थे डेनियल मेदवेदेव रूस के, और उपविजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया के। महिला एकल में विजेता है एमा रादुकानु ब्रिटेन के, और उपविजेता लैला फर्नांडिस कनाडा की। फिर पुरुष युगल में जो विजेता रहे वो है राजीव राम अमेरिका के, और जो सिलिसबरी ब्रिटेन के, और उपविजेता रहे जेमी मोरे ब्रिटेन के, और ब्रूनो सोरेस ब्राजील के। फिर महिला युगल में देखा जाए तो विजेता है समंथा स्टोसुर ऑस्ट्रेलिया की हैं, और झांग सुआई ये चीन की हैं, और इन्होंने हराया था कोको गॉफ और कैटी मैकनली को, जो कि दोनों अमेरिका के हैं। अब देखा जाए मिश्रित युगल में तो विजेता हैं जो सिलिसबरी ब्रिटेन के, और डिजायरे क्रॉक्जिक अमेरिका के। फिर उपविजेता हैं मार्सेलो एरिवेलो एल सल्वाडोर के, गिउलियाना ऑल्मोस मैक्सिको के। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सानिया मिर्जा का सत्र 2021 का पहला खिताब। तो देखिए 20 से 26 सितंबर 2021 को ऑस्ट्रावा चेक गणराज्य में संपन्न हुआ है ऑस्ट्रावा ओपन टेनिस, और इसका युगल खिताब जीता है सानिया मिर्जा। और विजेता देखा जाए तो युगल में आपको सानिया मिर्जा जो भारत की हैं, और स्वाई झांग जो चीन के साथ जोड़ी बनाकर इन्होंने ये खिताब जीता। फिर उपविजेता रही कैटलिन क्रिस्टियन जो कि अमेरिका की हैं, और एरिन रूटलिफ ये न्यूजीलैंड की हैं। सानिया मिर्जा अपने करियर का ये 43वां खिताब जीत सकी हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुरुषों की राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। तो देखा जाए तो 15 से 19 सितंबर 2021 को पुरुषों की 5वीं राष्ट्रीय एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ कर्नाटका के बेल्लारी में, और इसका रैंकिंग देखा जाए तो सेना मतलब सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो एसएससीबी है वो प्रथम स्थान पे रहा सबसे अधिक 12 पदक के साथ, जिसमें 8 स्वर्ण 3 रजत और 1 कांस्य हासिल कर सका है।
फिर दूसरे स्थान पे देखा जाए तो रहे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड यानी RSPB, 2 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ। फिर तीसरे स्थान पे है दिल्ली, 1 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक के साथ। स्वर्ण पदक विजेताओं का अगर लिस्ट देखा जाए तो 48 किलोग्राम के वर्ग में जीता है गोविंद साहनी जो कि रेलवे के हैं। फिर 51 किलोग्राम में दीपक सेना से, 54 किलोग्राम में आकाश सेना से, 60 किलोग्राम से वरिंदर सिंह रेलवे में और 63 किलोग्राम में शिव थापा आसाम से, आकाश जो 67 किलोग्राम में है सेना से। इसी तरह से ये लोग पदक जीत सके हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है कि भारत के 69वें और 70वें ग्रैंड मास्टर। तो 69वें ग्रैंड मास्टर हैं हर्षित राजा पुणे के और 70वें ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट है भारत के 69वें और 70वें ग्रैंड मास्टर। तो 69वें ग्रैंड मास्टर रहे हर्षित राजा पुणे के और 70वें ग्रैंड मास्टर रहे राजा ऋत्विक वारंगल तेलंगाना से। नेक्स्ट है डच इटालियन व रूसी ग्रैंड प्रिक्स। तो इस सितंबर 2021 में 3 ग्रैंड प्रिक्स संपन्न हुआ है, डच ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स और रूसी ग्रैंड प्रिक्स। अगर तीनों का विजेता देखा जाए तो डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं एम वर्स्टापेन जो कि रेडबुल के हैं, इन्होंने हराया था लुइस हैमिल्टन को जो कि मर्सिडीज टीम से खेलते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में विजेता रहे हैं मैकलॉरेन रिकियार्डो के हैं और एल नॉरिस रिकियार्डो से। और रूसी ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन विजेता रहे हैं मर्सिडीज टीम से और एम वर्स्टापेन रेडबुल के उपविजेता रहे हैं। इसी में अगर देखा जाए तो रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीतने के बाद ब्रिटेन के जो लुइस हैमिल्टन है फार्मूला 1 रेस में 100वीं जीत हासिल कर सकी है। 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले वो विश्व के पहले फार्मूला 1 चालक बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम। तो देखा जाए तो पहले स्थान पे है आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि रोनाल्डो आपको पुर्तगाल से खेलते हैं, ठीक है। उन्होंने कुल 180 मैचों में 111 गोल किए हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों के गोल हैं 111 गोल। दूसरे स्थान पे है अलीदेई, ईरान के हैं, 149 मैचों में 109 गोल। तीसरे स्थान पे है मुख्तार दहाड़ी मलेशिया के हैं, 142 मैचों में 79 गोल इन्होंने किया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखें। चलिए ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें क्योंकि PDF का लिंक टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। हमारे वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, इसमें आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक मिलेंगे। 1 लाइनर्स करंट अफेयर्स के अगर आपको पढ़ना है तो आप मंथली बेसिस पे 1 लाइनर करंट अफेयर्स का डेटा onlinestudycenter.in वेबसाइट पे दिया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।